हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का पेपर। ये 2022-23 का प्रीवियस ईयर का पेपर है बच्चों, साइंस सब्जेक्ट का फॉर क्लास 8। अब इसमें 3 क्वेश्चन बच्चों मिसिंग है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है कितने नंबर पार्ट का, 12 पार्ट का। तो उनको मैं ज़रा बोल के बताऊंगा, बाकी सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है आपका, बल की प्रबलता प्राय उसके डैश से मापी जाती है, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। तो वो किससे एक्सप्रेस की जाती है बच्चों? उसके मैग्नीट्यूड से, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, उससे नापी जाती है। फिर आपका मलेरिया इज कोज्ड बाई, मलेरिया डैश के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा है आपका, जब डैश को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी व्हेन डैश इज डिजोल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये है आपका क्या, तो ये है बच्चों आपका SO2। और इसी का दूसरा भाग है बच्चों, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है, तो SO2 गैस उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, पहले का चौथा भाग, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही कम होगा, यानी स्मॉलर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। ये है इसका फॉल्स बच्चों, क्योंकि अगर प्रेशर की जब हम बात करते हैं P डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, ठीक है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एरिया घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों, द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं, यानी लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो ये है बच्चों आपका ट्रू, यानी सत्य। फिर है पांचवा भाग बच्चों इसका, कवक एवं जीवाणु सामान्यतः समूह में रहते हैं, यानी फंगस एंड बैक्टीरियम जनरली लीव्स इन ए ग्रुप। तो ये क्या है, ये है आपका सत्य, ट्रू। छठा देख लेते हैं बच्चों, छठा है आपका बच्चों, छठा है बच्चों आपका, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये क्या है आपका बच्चों, ट्रू है, सत्य है। फिर है अधातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या असत्य या फॉल्स है बच्चों आपका। फिर है इसका सातवां भाग, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो जो मेडिसिन होती हैं जो या तो मार देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ को, डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म को, उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कह देते हैं बच्चों। इसका आठवां भाग देख लेते हैं बच्चों, घर्षण सभी डैश गतिशील या गतिहीन वस्तुओं पर लगता है, यानी द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, गतिशील वस्तु पे लगता है वो। फिर इसका नौवां भाग बच्चों, नौवां भाग क्या कहता है, किन्हीं दो रोग वाहकों के उदाहरण दीजिए, यानी नेम टू डिसीज कैरियर। तो डिसीज कैरियर्स पे आपका मॉस्किटो है, अगर स्पेसिफिक लिखोगे तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और हाउस फ्लाई बच्चों। फिर है इसका 10वां भाग बच्चों, 10वां भाग क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये है सत्य बच्चों आपका। फिर है इसका 11वां भाग, कॉपर के बर्तनों पर जमी हल्की हरी परत कॉपर ऑक्साइड CuOH2 और डैश का मिश्रण होती है, यानी ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर मेटल वेसल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड, तो ये किसकी होती है, CuCO3
CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। फिर है इसका 12वां भाग, नाइट्रोजन पदार्थ की उर्वरकता में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये क्या करता है, सही ही बात है। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉस्फोरस को जल में संचित रखा जाता है, वायु में नहीं। तो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एंड नॉट इन एयर। तो होता क्या है बच्चों, जो फॉस्फोरस है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है या एयर के संपर्क में आता है तो तुरंत क्या करता है, आग लग जाती है इसमें। तो इसलिए उसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है। फिर है सोडियम को मिट्टी व तेल में संचित रखा जाता है, जल या वायु में नहीं। तो सोडियम क्या है, जो जल है और वायु है दोनों से काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो छड़ ए और बी समान भार एवं लंबाई किंतु असमान मोटाई की है, जिन्हें सतह पर सीधे रखा जाता है, कौन सी छड़ रेत में पहले धंसेगी। तो क्या है इसमें, टू रोड्स ए एंड बी हैविंग सेम वेट एंड इक्वल लेंथ आर डायमीटर थिकनेस, दे आर हेल्ड वर्टिकली ऑन सैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंक फर्स्ट एक्सप्लेन। तो रोड जो ए है वो है जल्दी जाएगी, क्योंकि स्मॉलर एरिया की वजह से लार्ज प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक विषाणु का चित्र बनाइए, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ वायरस। डायग्राम को बनाना है वायरस का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में से। फिर है आपका 2 चित्र दिए हुए हैं, एक है आपका एस्पर जीलस और दूसरा है आपका क्लेमेडोमेनस। ठीक है। फिर इसके नीचे दिए हुए हैं, किन्हीं 2 शैवाल या कवक के नाम बताइए, राइट टू नेम्स ऑफ एन अलगी और फंगी। तो ब्रेड मोल्ड हो गया, पेंसिलिन हो गया, एस्परजिलस हो गया, स्पायरो वगैरह हो गया, क्लेमेंडस हो गया। तो कुछ भी नाम आप बता सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखने से कुछ दिन बाद वह खराब हो जाता है, क्यों। यानी लेमन पिकल्स गेट स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम इफ इट इज केप्ट इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, वाई। तो होता क्या है, एल्यूमिनियम जो है क्या करता है, रिएक्ट करता है, या मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाता है, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट कर जाता है इससे, एसिड से, और क्या कर देता है, सारे के सारे अचार को खराब कर देता है। बेसिक चीज़ ये है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, धातु ऑक्साइड सार के प्रकृति के होते हैं, आप कैसे सिद्ध करेंगे। हाउ विल यू प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो क्या करिए, मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम के प्रेजेंस में जलाइए, उसके जो राख होगी उसे पानी में डालिए और लिटमस टेस्ट करिए, तो रेड लिटमस ब्लू बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है इसमें। फिर है, यह धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सेम आपको काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो SO2 गैस है उसको पानी में डिजोल्व कीजिए। ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी रिएक्ट करके। अब ब्लू लिटमस लीजिए और उसे डाल करके चेक करिए, तो वो आपका रेड लिटमस बनेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों बच्चों आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी में मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कार के इंजन को बंद कर देने पर वह कुछ समय बाद रुक जाती है, कारण बताइए। यानी ये कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर समटाइम्स व्हेंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, गिव रीजन। तो ये होता है बच्चों आपका घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फिर है इसका दूसरा भाग बच्चों, संपर्क बल का एक ऐसा उदाहरण और उसका प्रभाव दीजिए जो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। यानी गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट्स इफेक्ट दैट एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है बच्चों, ये दोनों के दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विस्थापन अभिक्रिया को पूरा कीजिए और अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन का कारण लिखिए। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरा करना है और चेंज ऑफ कलर जो हुआ है वो करना है। तो ये सबसे आसान रिएक्शन है बच्चों जो आपको पूछी जाती है, CuSO4 प्लस Zn। तो ये हो जाएगा ZnSO4 और ये हो जाएगा आपका Cu। ठीक है, अब रेड टू ब्राउन ये चेंज होगा।
ठीक है। अब कारण ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि जो है एक रिएक्टिव है एक लेस रिएक्टिव है। फिर क्या है बच्चों, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकता, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें बच्चों अगर ZnSO4 जो यहाँ पे बना है हमारा जिंक सल्फेट जो बना है, इसकी हम अगर आयरन के साथ रिएक्शन कराए तो ये नहीं होगी, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे लेस क्या है, लेस रिएक्टिव या कम अभिक्रियाशील धातु की बात हो गई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लोहे की कील का एक सिरा नोकीला क्यों होता है? वाई द आयरन नेल इज केप्ट शार्प एट वन एंड। तो स्मॉल एरिया होगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और कील अच्छी तरीके से आसानी से लग जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें पॉलिथीन की थैली का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इसका जैविक कचरे में दान में डालना चाहिए? वाई शुड वी नॉट यूज पॉलिथीन, शुड इट बी प्लेस्ड इन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन। तो हमें पॉलीथीन का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसी वजह से हम उसे क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालते हैं, ना कि बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है बच्चों, यही इसका सिंपल सा एक समझने वाला आंसर है बच्चों। फिर है इसका दूसरा भाग, अथवा वाला भाग, क्या होगा यदि पौधों का कचरा है गमले ए में और पॉलिथीन थैली, कांच की बोतलें आदि अन्य गमले बी में रखे और उनमें मिट्टी से ढक दिया जाए? यानी व्हाट हैपन इफ वी पुट प्लांट्स वेस्ट इन वन पॉट ए एंड पॉलिथीन बैग्स या ग्लासेस बोतल इन अनदर पॉट बी, कवर बोथ द पोट्स विद सॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए में तो क्या होगा, प्लांट वेस्ट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और बी में कोई भी इस तरह का वेस्ट नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं होगा बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, असंपर्क बल में कोई 3 उदाहरण लिखिए, यानी राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। फिर है उसके बाद जो आप देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। फिर एक और देखते हैं आप कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो सी सेक्शन है इसका हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।